तो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 11th एंड 12th चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, और आज हम लोग टॉपिक नंबर 2 टॉपिक नंबर 3 करने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, ये चैप्टर का थर्ड टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली आज के वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल से इसका रिलेशन चेक वगैरह करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखेंगे, एंड लास्ट में खूब सारे हम लोग इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, यही चल रहा है हमारे इस सीरीज का। लेट नहीं करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और आज के सेशन को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए। सो गाइस, थर्ड टॉपिक कूलम्स लॉ हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है भाई कूलम्स लॉ, जरा इसको समझते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो यार, हमने चार्ज टॉपिक में सबसे पहले ही चीज पढ़ा था कि भाई चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। और जब चार्ज किसी दूसरे बॉडी के पास लाते हैं, दूसरे चार्ज के पास लाते हैं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स देखने को, दैट इज रिपल्सन होगा। अगर लाइक है तो अनलाइक है तो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो वो किस फोर्स से रिपल्स हो रहा है, किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, कैसे पता? कितना लग रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब तो पता ही नहीं, हमने पूछा ही नहीं उसमें। बट अब कूलम्स भैया इसका जवाब देंगे। आपने तो नहीं पूछा, लेकिन कूलम्स भैया इसका जवाब देंगे। कूलम्स का कहना है, कूलम भैया ने कहा है कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट कि फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू पॉइंट चार्ज जो होगा, किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। और ये दोनों जो फोर्स होगा ना, वो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा डायग्राम समझते हैं। तो ये दो चार्ज मैंने ले लिया है, Q1 एंड Q2 चार्ज, दोनों को R डिस्टेंस पे मैंने रख दिया है। ठीक है, R डिस्टेंस पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों प्लस चार्ज हैं। ठीक है, अब क्या होगा, Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दिया है, क्या दिया है, फोर्स टू, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू, फोर्स ऑन टू बाई 1 की वजह से सेकेंड चार्ज पे कितना फोर्स लगा, और दोनों प्लस है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे। तो भाई इसको हमने F21 में नाम दे दिया है। वहीं पे देखो 1 पे 2 की वजह से क्या फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, यही तो कैलकुलेट करना है। दोनों प्लस चार्ज है तो रिपल्सन है। आपकी मर्जी, इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी। अगर प्लस माइनस लेना है तो प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस लोगे तो फिर हमको फोर्स अंदर की तरफ दिखाना हो, क्योंकि यहां पे दोनों जो चार्ज है Q1 Q2 मैंने प्लस प्लस ले लिया है, और प्लस चार्ज में रिपल्सन दिखता है, इसीलिए दोनों फोर्स मैं क्या दिखा रहा हूं, बाहर की तरफ दिखा रहा हूं। ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, ये चीज पता होगा कि भाई जो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी F12 जो है F माइनस ऑफ F21 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, ये अपोजिट है ना, एक प्लस में लिया है तो दूसरी डायरेक्शन को माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। जो बातें कहीं कहाँ है उन्होंने, उन बातों पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरा देख लो, जगह वगैरह है, बिल्कुल है। चलिए, तो पहला पॉइंट वो क्या कह रहा है कि भाई जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, उनके मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। भाई इसका मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R²। तो भाई कंबाइन कीजिए दोनों इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा Q1 Q2/R²। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत। अगर हमको पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, हमेशा इक्वल टू के फॉर्म में,
है, यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को इक्वल टू में जब कन्वर्ट करेंगे तो मुझे एक कांस्टेंट देना होगा, जब मैं यहाँ दे रहा हूँ k, और बाकी सब सेम टू सेम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बन गया क्या, ये बन गया मेरा कूलम्स लॉ का फोर्स। यही है, तो किसी भी दो चार्ज के बीच में, चाहे चार्ज प्लस का हो माइनस का हो, चाहे दोनों प्लस का हो, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो भैया आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, अब देखो यहां पे k जो होता है ना बेटा, इसको लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू k की जो वैल्यू, k एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10 की पावर 9 लिखना है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, पर कूलम, ये रखिए। वेयर इप्सिलॉन नॉट जो है ना बेटा, इसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है बेटा हमारा 8.85 × 10 की पावर -12। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, आप इसको लिख सकते हो फराड पर मीटर। ठीक है, इससे भी आप इसको मेजर कर सकते हो। तो आई होप आपको कूलम्स लॉ का डेरिवेशन तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, कूलम्स लॉ ने जो चीजें बोला हमने उस चीज को लिख किया, और कंबाइन करने के बाद हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो वंस मोर एक बार और समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, एक Q1 चार्ज ले लिया, एक Q2 चार्ज ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब क्या हो रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है, दोनों रिपल्सन फोर्स लगेगा, दूर भागेंगे, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से भी लगेगा, तो हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और फिर यहां पे जो फोर्स लगेगा, Q1 पे जो फोर्स लगेगा, उसको हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, कूलम्स लॉ फर्स्ट पॉइंट कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और दूसरा पॉइंट कह रहा है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग आ जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से प्रोपोर्शनल साइड हटेगा, बन जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमारा फोर्स का फॉर्मूला। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसकी इतनी वैल्यू है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू K का वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यही तो है हमारा कूलम्स लॉ या कूलम फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम। ये तो देखो, ये तो सिंपल था, डेफिनेशन था कूलम्स भैया का। हमने डेफिनेशन का क्या किया, डेफिनेशन में जो जो चीजें कूलम्स भैया ने बोला हमने वो सारी चीजें की, और हमारा कूलम्स लॉ का डेरिवेशन आ गया। बट वेक्टर की फॉर्म से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आया है हमारा फोर्स का, ये हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या दे रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको दे रहा है। बट अगर हम डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे हमको दिख रहा है इस चार्ज की वजह से इस तरफ इधर डायरेक्शन है, अगर प्लस माइनस होता तो अंदर डायरेक्शन होता, यानी फोर्स का भी अपना एक डायरेक्शन है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो, दो चार्ज अगर पास में आ गए, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर पूछ दे तो भैया सिंपल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाकर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल देना, डन। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछेगा तो कैसे करोगे। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं वेक्टर क्या हमको बताता है। हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में वेक्टर। वेक्टर का काम क्या होता है, जो भी क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन बताना। ठीक है, तो यहां पे जो क्वांटिटी है क्या है, दोनों चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, फोर्स हो गई। और वेक्टर क्या करेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन बताने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैंने क्या किया, देखिए यहां पे एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक मैंने यहां पे वाई एक्सिस ले लिया, और एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने दो चार्ज रख दिया। एक Q1 चार्ज रखा, R1 पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, ये ओरिजिन हो गया 0,0, क्या है, ये इसका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से Q1 कहां पे है, R1 हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया, और Q2 को रखा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है।
R2। ठीक है, तो भाई ये बताओ, अब ये इधर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। ठीक है, तो F12। अच्छा, यहां पे फोर्स जो आएगा वो क्या लिखेंगे भैया बेटा? फोर्स ऑन 2 किसकी वजह से? 1 की वजह से, तो 4 2 1। अच्छा, ये अगर पोजीशन वेक्टर R1 है, Q1 R1 पे रखा हुआ है, Q2 पोजीशन वेक्टर R2 पे रखा हुआ है, तो बेटा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा? ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? R2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा R21। 2 जो है 1 की तरफ जाएगा तब तो फोर्स 1 2 आ रहा है, तो R21 हो गया। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। और 1 अगर 2 की तरफ आएगा तो ये हमको मिल जाएगा, R जो है 1 अगर 2 की तरफ जाएगा तो R12, ये हमको मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स का फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं और अपने आप हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। चलिए, तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कौन सा? F12 निकालते हैं, तो F12 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? K आ जाएगी सर Q1 Q2 बाई R। कौन सा लेंगे? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का R देखो। जिस डायरेक्शन में फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन का R क्या है हमारा? 2 1। तो यहां पे लिख देंगे R21 का होल स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर में रखेंगे। तो ये तो बेटा हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। यहां अगेन सर आप तो उल्लू बना दिए सर यार, अभी मैग्नीट्यूड निकाल दिए। हम तो मैग्नीट्यूड पीछे वाले से भी निकाल सकते थे, फिर आपने मैग्नीट्यूड का ही फॉर्मूला लिख दिया। तो भाई बिल्कुल, अभी देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा फोर्स 1 2 जो मैंने लिखा है वो क्या है? Q1 Q2 बाई R21। ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा है मैग्नीट्यूड ऑफ F12। F12 का मैग्नीट्यूड है। तो भाई डायरेक्शन के फॉर्म में अगर लिखना है तो मुझे साथ में मल्टीप्लाई करना होगा R21 का यूनिट वेक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमको सामने ये डिजिट जो है ये हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? जो भी क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन बता देना। मिल गया फोर्स का डायरेक्शन किधर? 2 1 की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? देखो भूल गए हो तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ए कैप को अपन लिखते, ए कैप, कैप लगाते हैं ऊपर में, यानी यूनिट वेक्टर। ए कैप हमको क्या बताता है कि ए का डायरेक्शन अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। इसको कहा जाता है बेटा यूनिट वेक्टर। भूल गए हो तो याद कर लो। तो क्या मैं इस आर कैप को, आर कैप R21 जो कैप लगा है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं सर? आइए देखते हैं जरा। तो यहां से हमारा बेटा F12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 बाई R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप को लिख सकता हूं मैं R21 का डायरेक्शन अपॉन R21 का, ये बन जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाई, देखो ये R, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो R21 का ये क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब हो जाएगा, और यहां आ जाएगा R21 का डायरेक्शन। लीजिए मिल गया मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स का डायरेक्शन, F12 का मिल गया। सिमिलरली सेम तो जैसे इसका किया, क्या मैं F21 का कर सकता हूं क्या? तो भाई बिल्कुल कर सकता। तो K Q1 Q2 बाई F21 देखो किधर है? इस तरफ है F21। इस तरफ का डिस्टेंस देखो क्या है? इस तरफ का डिस्टेंस क्या है बेटा? मेरा R12 है। तो सेम टू सेम इसकी तरह अगर मैं इसको इसकी तरह लिखूं तो इसको लिख सकता हूं K Q1 Q2 R12 का क्यूब R12 का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की हेल्प से किसी भी फोर्स, दो चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं विथ मैग्नीट्यूड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमारा जो फुल फोर्स हमने निकाला है ये है क्या? इसका स्टार्टिंग वाला टर्म क्या है? ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन बता रहा है। सिंपल हो गया। बहुत बच्चों को वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ समझ नहीं आता। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, 4 लाइन में हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आ गया डेरिवेशन, कभी किसी टीचर ने दे दिया, सट से मार देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो यार, अगर आपको क्लास 11th की कुछ बातें याद हैं, क्लास 11th की कुछ बातें याद है, तो आपको याद होगा कि भाई क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही कुछ पढ़ा था।
क्या पढ़ा था कि भाई अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है, दोनों r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है, कैपिटल G m1 m2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का। वही मास हटाकर हम अगर यहाँ पे चार्ज रख दें तो हमारा फॉर्मूला अभी कूलम्स लॉ की हेल्प से ये आ गया। तो दोनों फॉर्मूला में देखो, ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मूला में यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है, यहाँ पे M1 M2 मास है, डिस्टेंस की बात सेम कर रहा है। यहाँ पे K जो था हमारा वो कूलम्स लॉ कांस्टेंट था, यहाँ जो G था वो न्यूटन्स कहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। यहाँ पे K की वैल्यू जो हमारी थी, ठीक है, K की वैल्यू जो थी हमारी 9 इंटू, या इसको 8.99 लिखो, या इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे G की वैल्यू हमारी क्या होती थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ चार्ज था तो कूलम है, यहाँ मास था तो केजी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ इक्वेशंस हैव सेम फॉर्म, दोनों का तरीका लिखने का सेम टू सेम। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां पे G M1 M2 बाई आर स्क्वायर सेम है। ठीक है, बोथ इक्वेशन शो द इनवर्स स्क्वायर, दोनों में इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, दोनों में इनवर्सली फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, दोनों इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद बोथ इक्वेशन शो द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी दैट कॉज द फोर्स। मतलब यहां दोनों केस में ये कह रहा है कि फोर्स किसकी वजह से पैदा हुआ है, चार्ज की वजह से पैदा हुआ है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और अगर मास, दो मास को पास में ला रहे हो, मास की वजह से अगर फोर्स प्रोड्यूस हुआ है तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस ये है कि कूलम्स लॉ का जो K है ना वो डिपेंड करता है भाई आप दो चार्ज को किस मीडियम में रखे हो, एयर में रखे हो, लिक्विड में रखे हो, कि कहां रखे हो। लेकिन G जो होता है बेटा वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पानी में कहीं भी चले जाओ, G इज अ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी फिक्स्ड, दैट इज 6.67 इंटू 10 पावर -11। ओके, वही F कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कूलम्स लॉ में जो फोर्स है, चार्ज की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, कब, जब चार्ज अलग अलग होंगे। रिपल्सन होगा कब, जब चार्ज सेम होंगे, लाइक सेम नेचर के। बट जो ग्रेविटेशनल होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्ट होगा, ऑलवेज अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया कूलम्स लॉ का। चलिए आगे चलते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब देखो एक चार्ज, दो चार्ज से हमारा कूलम्स लॉ से क्या इक्वेशन आया वो सब आप लोग ने देख लिया। ठीक है, तो भाई एक चार्ज से वेक्टर फॉर्म में हमने देखा कि फोर्स का हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकाल पाए। दोनों Q1 Q2 चार्ज की वजह से दो फोर्स पैदा हुआ था, दोनों फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना सीखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे देखना, यहां पे अगर दो चार्ज के अलावा और भी बहुत सारे चार्ज अगर आसपास आ जाएं उन दोनों चार्ज के पास, तो क्या उन दोनों चार्ज की वजह से उन पे भी फोर्स लगेगा, या उसकी वजह से इन दोनों पे भी कोई फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, वही हम देखते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि मैं एक Q1 चार्ज यहां पे ले रहा हूं, ये Q1 चार्ज लिया जिसकी डिस्टेंस, ये मान लो मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो सेंटर से मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, r1 मान लेते हैं, r1 पोजीशन वेक्टर हो गया। एक चार्ज में कुछ यहां ले लेता हूं, एक चार्ज और ले लेता हूं यहां, और एक चार्ज मैं यहां ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं एक चार्ज Q2 जिसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस मैंने ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लेता हूं r, और ये ले लेता हूं मैं Q3, तीन चार्ज आ गया यहां, इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ले लेता हूं r3। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना क्या होने वाला है, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से देखना। तो देखो भाई Q2 जब इस तरफ आएगा, Q1 के पास आएगा, यानी R21, Q2 जब Q1 पास आएगा तो एक रिपल्सिव फोर्स, अगर सब प्लस पर, ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, अगर ये भी प्लस के हैं, ठीक है, तो प्लस की होने की वजह से क्या होगा, इधर लगेगा फोर्स, लगेगा 1 पे, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, इस डायरेक्शन। वैसे Q3 जब इसके पास आएगा यानी R31
3 से 1 की तरफ जाएगा, तो इसकी तरफ इधर रिपल्सन एक फोर्स लगेगा, फर्स्ट पे फोर्स लगेगा, किसकी वजह से? 3 की वजह से। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये चीज हमारा चल रहा है। ठीक है, अब ये 3 चार्ज से मान लो यहां पे एक और चार्ज आ गया, एक और चार्ज आ गया, Q4 आ गया मान लेते हैं, जिसका यहां से पोजीशन वेक्टर क्या है भाई? R4 है। तो इसकी इधर जाएगा, इसकी वजह से क्या लगेगा? इस तरफ एक और फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो इन जितने भी फोर्स, जितने भी चार्ज ले आओ, सारे चार्ज की वजह से आपको क्या करना है? सारे चार्ज, जितने भी चार्ज मिलेंगे, सारे चार्ज को किसी एक चार्ज की तरफ ले जाओ, और उससे भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उन सारे फोर्सेस का क्या निकाल लो? रिजल्टेंट निकाल लो, बस मिल गया आपको नेट फोर्स। ठीक है, वही हम यहां पे करने वाला हूं। तो मैं यहां पे 3 चार्ज ले रहा हूं, जरा इसको मिटा लिया जाए, है ना, इसको अपन मिटा दे रहे हैं, ये अभी हमारे काम का नहीं है, अपन 3 चार्ज से ही पूरा खेल खेलेंगे। चलिए, तो हमारा नेट चार्ज जो होगा बेटा, बताइए, जो नेट फोर्स लगेगा, किधर? F12 इधर है, F13 इधर है, तो ये लगेगा मेरा क्या? F नेट। F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए जरा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? F12 प्लस F13। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। और इस तरीके से नंबर ऑफ फोर्स लगे हैं तो Fn ले रहे हैं, F1n ले रहे हैं। तो यहां से F नेट कितना आ जाएगा मेरा? F1 पे फोर्स क्या लगेगा? K लगेगा सर, Q1 Q, ठीक है, Q1 मिट जा भाई, Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, R12 का कैप, प्लस F13 का क्या लिखेंगे? K Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर, R13 का, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, यहां से F नेट मेरा क्या आ जाएगा? यहां से देखो क्या कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है सब में? कॉमन क्या दिख रहा है? K और Q1 कॉमन दिख रहा है, तो K Q1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पे बच जाएगा मेरा Q2 R12 का होल स्क्वायर, R12 का कैप, प्लस Q3 R13 का कैप, सॉरी R13 का स्क्वायर, ठीक है, R13 का कैप, एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से मेरा F नेट क्या आ गया? F नेट को मैं यहां से कैसे लिख सकता हूं? Q1 अपॉन K को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं, पूरे को ऐसे लिख सकता हूं समेशन के फॉर्म में, कि I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? I की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 बाहर है, तो I की वैल्यू 2 से n तक ले जाएंगे। तो इसको नाम देता हूं, Q2 को QI नाम दे रहा हूं, R12 की जगह पे I लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा? I2 के लिए क्या हो जाएगा? Q2 R12 कैप। अगर I की जगह पे 3 रखोगे तो Q3 R13 Q I की जगह 4 रखोगे, तो I की जगह 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? फोर्थ चार्ज की वजह से इस पे क्या फोर्स लगेगा? तो Q4 14 R14। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बना है, इसी फॉर्मूले को कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन। ठीक है, इफ देयर आर 3 और मोर चार्ज देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्या होगा? अगर बहुत सारे चार्ज आसपास रखे हैं तो किसी एक चार्ज पे उन सभी चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा? उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर सम हमने किया और उससे हमारा एक फॉर्मूला बनकर आया। तो ध्यान रखना, जब भी आपको न्यूमेरिकल में ऐसे बहुत सारे चार्जेस की बात होगी, किसी एक चार्ज पे निकालना होगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज कहीं ना कहीं करेंगे। तब मत पूछना सर कहां से आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं और आज का ये सेशन को हम लोग यहीं पे रैप अप करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज अ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज ऑफ इतना 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन देखते ही गिवन डाटा लिखना है। ठीक है, तो यहां पे बेटा Q1 कितना है भाई? 2 × 10⁻⁷ कूलम मास्टर जी। कुल सेकेंड चार्ज का
चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम सर जी। ठीक है, दोनों दूर दूर प्लेस्ड हैं। मान लो ये हो गया Q1, ठीक है, ये हो गया हमारा Q2, दोनों प्लेस्ड हैं कितना 30 सेंटीमीटर की दूर, मतलब R हमारा ये हो गया 30 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया बेटा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो भैया याद रखना सेंटीमीटर में हम यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखते हैं, हम यहाँ पे मीटर में लेते हैं आर को। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे बेटा 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, आ गया। अब हमको क्या करना है फोर्स कैलकुलेट करना है। तो भैया जाना पहचाना लग रहा है, दो चार्ज हैं, आर डिस्टेंस पे रखा है, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, यानी कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू क्या आ गया K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चलो बताओ भाई K कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 सर जी। Q1 कितना दिया है 2 इंटू 10⁻7 सर जी। Q2 कितना दिया है 3 इंटू 10⁻7 सर जी, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। R कितना है सर जी 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो भाई कटिंग पटिंग चालू किया जाए, कटिंग पटिंग चालू किया जाए। देखो सबसे पहले तो इसको इससे निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, चलो भाई इस 3 से इसको भी काट दो तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 - 4। ये दो 10 तो निपट गए। यहाँ पे बच गया 9, ठीक है, ये बच गया 2, ये बच गया 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 एंड ये आ गया 9 6 जा 54 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और 0.3 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0. और क्या कर सकते हैं इसको देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये 54 इंटू 10⁻⁴ इंटू, देखना ध्यान से देखना, पॉइंट हटाएंगे ये 3, एक पॉइंट हटाया तो एक 10 ऊपर चला गया, इंटू यहाँ से भी एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 3, एक और 10 ऊपर चला गया। तो देखो ये 2 0 से ये कट गया, यहाँ -2 बच गया, तो 3 3 जा 9। ठीक है, और 54 बस सीधे करो तो कितना आ गया, या 3 इंटू 3 9, 9 6 जा 56 इंटू 10⁻⁻2 कितना आ रहा है, यहाँ 2 गया तो -2। यही पूछा ना व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल। दोनों चार्ज देखो प्लस में है, दोनों चार्ज प्लस में है, तो ये जो फोर्स आया है हमारा ये कैसा है बेटा, ये रिपल्सिव नेचर का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है, ठीक है, कितना कितना +2 माइक्रोकूलम एक चार्ज दिए रखा है, एक चार्ज दे रखा है बेटा +4 माइक्रोकूलम। ठीक है, रैपल ईच अदर, भाई जाहिर सी बात है दोनों प्लस साइन है तो भाई रैपल तो दूर भागेंगे ही। ठीक है, रैपल ईच अदर अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। चलो भाई पहले तो गिवन डाटा लिख लिए, आ जाइए पहले कुछ गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्या कह दिया, Q1 दे रखा है कितना +2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया सर। Q2 कितना है +4 माइक्रोकूलम, ये कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो 20 न्यूटन लग रहा है, व्हेन अ चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अच्छा, रैपल ईच अदर कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ इतना, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके ठीक है, व्हेन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है बेटा, ये केस 1 है, केस 1 कह रहा है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्या होगा कि अगर एक -6 माइक्रोकूलम चार्ज को इसमें हम ऐड कर दें फिर कितना फोर्स आएगा वो बताइए। ये कहानी है इस टॉपिक, आइए देखते हैं जरा कैसे होगा। तो चलिए बताइए जरा, यहां से फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, K ये हो गया, Q1 Q2 कितना दे रखा है, Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे तो ये देखो ये 2 है, ये 4 है, Q1 2 है, Q2 4 है, तो 4 2 जा हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैं, घबराना मत यहाँ पे,
ठीक है, और आर कितना है भाई, आर का स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो यहाँ से हमारा फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन, यहाँ से आ जाएगा हमारा कि 8 इंटू 10 का पावर -12 के ऑन ये आ गया। नाउ केस 2 देखिए, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है कि भाई Q1 में पहले कितना था, Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम था, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें इस चार्ज को ऐड कीजिए, तो इस चार्ज को जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस -6 माइक्रोकूलम, यहाँ से आ जाएगा -4 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आ जाएगा सर, Q2 आ जाएगा, तो Q2 पहले कितना था, +4 माइक्रोकूलम था, ठीक है। ऐड कर दीजिए -6 माइक्रोकूलम को, तो प्लस माइनस -6 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा हमारा -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो नया एफ डैश कितना आ जाएगा हमारा, नया एफ डैश कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा के, ठीक है, और -4 इंटू -2, ठीक है, ये माइक्रोकूलम में, तो भाई माइक्रोकूलम में रख रहा हूं मैं इसको, अभी कर दूंगा लास्ट में, है ना। आर कितना है भैया पता नहीं, आर का हमको कुछ पता नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और एफ डैश इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं इसको, तो के, है ना, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू 10 का पावर माइनस इसका भी, ठीक है, 12 आ जाएगा अपॉन आर इसको, डन। अब ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइड 2 बाई, ठीक है, तो एफ डैश अपॉन 20 कितना हो जाएगा, दोनों को इधर डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो ये एफ डैश की वैल्यू क्या है भाई, 8 इंटू 10 की पावर -12 के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और हमारा ये कितना है डिवाइड में, ये पुराना कितना था, 8 इंटू 10 का पावर -12 के का, ठीक है। देख लो ध्यान से क्या हो रहा है भाई, सब कट जा रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां से एफ डैश की वैल्यू मेरी आ गई कितनी, तो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा, 20 न्यूटन। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चलते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है। एक चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक चार्ज Q लिया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्ट इज मैक्सिमम, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। दोनों चार्ज कितना होगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है, देन इस केस में दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट कर, आइए करते हैं, ठीक है। चलिए देखो भाई, हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा इसको स्टार्ट करते हैं ऐसा करना कि हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट 1 पॉइंट चार्ज बी क्यू मान लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज को अगर हमने क्यू मान लिया तो अदर पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, अदर दूसरा वाला जो है वो पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, जो भी चार्ज होगा उसमें से इसको माइनस करना, ठीक है। तो भाई यहां से हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2, ये हमारा फर्स्ट चार्ज, ये हमारा सेकेंड चार्ज, तो Q और दूसरा हो जाएगा Q माइनस Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए पूछा है, मैक्सिमम का कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम कंडीशन क्या हो जाएगा कि भाई हमारा जो df बाई जो है Q के रिस्पेक्ट में, इसको जब डिफ्रेंशिएट मारेंगे 0 होना चाहिए, तब हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, df बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो भाई हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d बाई डी क्यू, फोर्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, फोर्स की जगह पे हम लिख देंगे के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू 0 के बाद, ठीक है। अब इसको जरा ब्रैकेट ओपन करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के तो देखो के को कांस्टेंट है, चाहो तो तुम के भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, के बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे तो यह जाएगा क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो के अपॉन आर स्क्वायर को जब इस तरफ भेजेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो यहां पे बच जाएगा d अपॉन डी क्यू, क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो q के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा q माइनस इसको करेंगे तो 2q आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। अब कहोगे सर कैसे होगा? तो भाई डिफ्रेंशिएशन याद है ना बेटा, x का पावर n है और अगर आप इसको dx के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो पावर है वो आगे आ जाता है और x के ऊपर क्या बच जाएगा, जो भी पावर पहले था उसमें से -1। यही तो मैंने यहाँ पे किया, 2 का स्क्वायर था तो 2 को आगे कर दिया और 2 में से 1 गया 1, ये बच गया। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से q को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2q। तो जो q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q अपॉन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, तो हमारा जो चार्ज है वो कितना है, q/2 ईच। तो हमने जो चार्ज को क्या किया, एक चार्ज था उसको डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट में। तो मान लो ये चार्ज कितना था, q था, इसको डिवाइड करने के बाद q/2 इसमें भी है, q/2 इसमें भी है। ठीक है, और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो नीट जेई में जब ये क्वेश्चन आता है ना कि एक चार्ज है उसको क्या किया, कट किया 2 पार्ट में, तो उस चार्ज पे कितना वैल्यू, चार्ज होगा क्या, वैल्यू क्या होगी चार्ज की। तो भाई अगर क्वेश्चन में हिंट मिलता है आपको कि जो चार्ज, जो क्या बोलते हैं, जो भी पार्ट था अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पार्ट को जब हम 2 पार्ट में करेंगे तो उसकी चार्ज भी क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आधी हो जाएगी, q/2 q/2। नीट जेई में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट इस तरीके से टिक मार देना, बोर्ड में आया तो आपको इतना करके बताना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब बेटा मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाला हूं, अब क्वेश्चंस की स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा, तो भाई घबराना नहीं, जल्दी जल्दी बस करते चले जाइए। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो। मतलब बेटा Q1 मेरा दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, तो इसको लिख सकता हूं 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 क्या दे रखा है मेरा, -0.8 माइक्रोकूलम, इसको लिख सकता हूं मैं -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इन एयर इज 0.9 न्यूटन। फोर्स दे रखा है, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है एयर में वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। पहला पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो पहला निकालते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, k q1 q2/r²। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स क्या दे रखा है, 0.2 दे रखा है, k आ गया 9 इंटू 10⁻9 आ गया। q1 कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6। q2 कितना है, -0.8 इंटू 10⁻⁻6। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, r² पता नहीं। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहूंगा एक एक चीज को तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आप देखो ना ऐसे ही तो कट रहा है यार, ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान देखो, देखो इससे ये कट गया, यहाँ पे बच गया क्या, 3 बच गया, सॉरी यहाँ पे 3 बच जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा। अब इस 3 से इसको काट दो तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी पॉइंट में पॉइंट हटेगा तो ये भी पॉइंट हटेगा, 1 0 कट जाएगा, ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखो एक यहाँ ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करना, यहाँ से आपको आर की जो वैल्यू है ना 0.12 मीटर के आसपास आ जाएगी, करके देख लेना। दूसरा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। तो कूलम्स लॉ में पढ़ा था, अगर ये चार्ज Q1 है बेटा और r डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो ये जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, F2 पे 1 की वजह से, और इधर फोर्स लगेगा F1 पे 2 की वजह से। अगर दोनों चार्ज क्या है, अगर प्लस है तो ऐसा होता था ना, तो यानी F12 जो होता था वो माइनस ऑफ F21 के बराबर। तो अगर हम इस फोर्स को F12 मान लें, तो पूछा ना फोर्स ऑन सेकंड पे क्या होगा, इस पे F12 मान लें, तो बेटा F12 अगर F12 मान लें तो F12 मेरा कितना है, 0.2 न्यूटन अगर दिया है ना, और 0.2 न्यूटन दिया है, तो भाई हमारा F21 क्या आ जाएगा, F21 क्या आ जाएगा, -0.2 न्यूटन। यानी ये प्लस में था और ये माइनस में है, का मतलब क्या हो रहा है, दोनों प्लस में होता तो दूर जाता, एक प्लस में दूसरा माइनस में, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे हमको अट्रैक्शन देखने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज है, चार्ज वैल्यू ऑफ Q एंड Q दे रखा है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2 पे प्लेस्ड है रिस्पेक्टिवली। From a third charge of charge value 4Q, all charge being in the same straight line पे रखे हुए।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q इज जीरो। नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है छोटा वाला चार्ज Q, उस पर कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? जीरो एक्सपीरियंस। ठीक है, ठीक है, जरा इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू Q और छोटा वाला Q, बड़ा Q छोटा Q, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ चार्ज वैल्यू 4Q। मतलब मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जहां पे 4Q चार्ज है। ठीक है, यहां से बेटा, यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और x/2 यहीं से x/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, यानी यहां कहीं रखा हुआ है एक चार्ज Q रखा हुआ। ठीक है, ऑल बीइंग आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो तीनों क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन में ये। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब जरा मैं इसको पॉइंट बनाता हूँ। ये पॉइंट A हो गया, ठीक है, ये पॉइंट को बोल देते हैं B और इस पॉइंट को मान देते हैं C। अब चलो, अब देखो B के इस स्मॉल चार्ज पे, इस स्मॉल चार्ज Q पे B की वजह से फोर्स किधर लगेगा? दोनों, क्योंकि दोनों तीनों प्लस में है, तो B की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इसको नाम दे देते हैं F। और पॉइंट A की वजह से चार्ज इस पे लगेगा इस तरफ, रिपल्सन है ना, दूर भागेगा, ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 8 मिनट, कितना हो जाएगा? FA नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज Q इज जीरो। तो नेट एक्सपीरियंस फोर्स चार्ज जो Q है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? जीरो, नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस, नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं FA और FB की वैल्यू क्या है? दोनों इक्वल है। भाई इस तरफ अगर लग रहा है FA मान ले 10 न्यूटन का, और इस तरफ लग रहा है FB 10 न्यूटन का, तो दोनों एक दूसरे को ओवरकम कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इस पे जीरो ही हो जाएगा ना। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। डन, तो चलिए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये बताइए FB की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? K FB की वैल्यू किसकी वजह से? B की वजह से। तो Q किसके ऊपर? Q के ऊपर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये बताओ। ये अगर पूरा x है, ये x/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली FA की वैल्यू क्या हो जाएगी? FA क्या हो जाएगा? FA किसकी वजह से आया था? इसकी और इसकी वजह से आया था। तो ये जाएगा K 4Q अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? भाई ये x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है फॉर नेट फोर्स Q पे कितना लग रहा है? नेट फोर्स Q पे कितना लग रहा है भाई? जीरो लग रहा है। इसका मतलब FA जो है वो FB के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर FA FB के बराबर है, तो भाई जरा वैल्यू रख देते हैं। FA हमारा कितना था? FA हमारा इतना, जरा रखते हैं यहाँ पे, K 4Q इंटू Q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू FB मेरा कितना था? FB हमारा इतना था, तो यहाँ रखते हैं K, ठीक है, Q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। इससे ये निपट गया, ठीक है, K से K निपट गया, एक Q से एक Q निपट गया। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो कितना है? 4 स्मॉल चार्ज के बराबर। यही तो पूछ रहा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज Q। बड़े वाले Q का क्या होगा? इसका भाई क्या हो जाएगा? ये जो बड़ा वाला जो Q है वो किसके? 4 टाइम्स ऑफ के बराबर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। 4 इक्वल चार्ज है बेटा, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। जो 4 इक्वल चार्ज है, ईच प्लस Q, ठीक है, सब प्लस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर के कॉर्नर पे है जिसका साइड कितना है? A, भी A, ये भी A, ये भी A। देन द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट चार्ज। किसी एक चार्ज पे बाकी चार्ज की वजह से कितना कूलम फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको कैलकुलेट करना।
अच्छा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। चलिए हम Q1 चार्ज को ले लेते हैं, हम Q1 चार्ज पे, ठीक है, हम Q1 चार्ज पे हम निकाल कर देखेंगे कि भाई हमारा नेट फोर्स कितना लग रहा है इन चार्ज। भाई Q1 चार्ज पे दोनों प्लस में है, Q2 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा, इसका नाम देते हैं F12 लगेगा बेटा 2 की वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से 4 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा, दोनों प्लस है तो दूर भागेगा, ये हो जाएगा F1 पे, किसकी वजह से, 4 की वजह से। अच्छा एक और चार्ज ये भी तो है, ये भी तो है एक चार्ज, इसकी वजह से इस तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा, कितना लगेगा, F क्या हो जाएगा 1 पे 3 की वजह से, ठीक है। अब जरा हम लोग कैलकुलेट करें, जरा बताइए F12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F12 का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। तो सर के F12 1 और 2 इसके और इसके बीच का, ठीक है। तो ये चार्ज QQ, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच का स्क्वायर, यानी यहाँ डिस्टेंस कितना है A, ठीक है। F14 निकाल लेते हैं, 14 निकाल लेते हैं, यानी 1 और 4 के बीच का, ठीक है। यहाँ K, यहाँ भी चार्ज दोनों सेम है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस A का स्क्वायर हो गया। देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है तो अपन इसको F मान लेते हैं, इसको भी अपन F मान लेते हैं। अब देखते हैं F13 कितना आता है, F13, तो भाई देखो अब 13 के लिए ये K, ये भी चार्ज Q है इसके और इसके बीच का, ठीक है, ये भी Q है ये भी Q है, तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे भाई, 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो A स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 A का स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा आ जाएगा ये अंडर रूट 2A आ जाएगा, तो अंडर रूट 2A का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर अप बाई 2A का, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ 1/2, देखो ना सब सेम ही तो है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब कहानी चालू हो रही है। अब भाई क्या कहता है, ठीक है, अब देखो ये फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, इन दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है ना भाई। देखो एक फोर्स इधर है F12 और एक फोर्स इधर है बेटा हमारा कितना है F14, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, दोनों 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इनका बेटा, कितना हो जाएगा। अब देखो F12 का वैल्यू भी F हमने मान रखा है, F14 का भी हमारा F है, तो इसको क्या हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2FF कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये भैया क्लास क्या है यार, नहीं आ रहा है भाई, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, A स्क्वायर प्लस B अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, दोनों की वैल्यू FF है इसलिए ऐसा कर दिया, कॉस 90 क्या हो गया 0, तो ये तो काम तमाम हो गया इसका, तो R कितना आ गया, R कितना आ जाएगा यहाँ पे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा अंडर रूट 2F स्क्वायर, यहां से R हमको मिल गया अंडर रूट 2। अच्छा ये इसका डायरेक्शन क्या है, ये रिजल्टेंट कहाँ होगा, अगर ये F12 है ये F4 है तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर ही होगा, होगा ना भाई, सही बोल रहा हूँ कि गलत, सही बोल रहे हो सर, इधर ही होगा। अच्छा इस डायरेक्शन में पहले से एक फोर्स और है F13, तो F नेट अब यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो फाइनल F नेट टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। तो पहले से जो फोर्स है F13 प्लस अब हमारा जो रिजल्टेंट आया है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का देखो, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये निकल गया, ठीक है, तो ये प्लस ये टोटल हो जाएगा, तो हमने किया F13 बेटा हमारा कितना है, F13 है 1/2F प्लस R कितना आया हमारा √2F, ठीक है, यहां से F कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या दैट इज √2 प्लस 1/, ठीक है। F हमारा है कितना, F हमारा है सर K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर और अंडर रूट 2 प्लस 1/, हमारा है, तो ये है टोटल नेट फोर्स। क्लियर, इजी था, ऐसे ही करते जाना है भाई सारे क्वेश्चन। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं यार उतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए कूलम्स लॉ,
ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मेरी कम रही पूरे वीडियो के दौरान, क्या कि थोड़ा सा नाइट हो गया है, लेट हो गया है, थक गए हैं, दैट्स वाई, बट कोई नहीं, काम हो जाएगा, कल मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 3 चार्ज हैं 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन अ एयर एट अ 3 कॉर्नर ऑफ ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलो ये भाई जल्दी से बना लेते हैं। तो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, तीनों साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये पॉइंट को अपन मान लेते हैं ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हमारा एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ। तो हम मान लेते हैं ऐसा कि क्यू ए पे जो रखा है, चार्ज ए पे जो रखा हुआ है उसको अपन मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, चार्ज बी पे जो रखा हुआ है उसको मान लेते हैं 5 माइक्रोकूलम, और चार्ज सी पे जो रखा हुआ है वो -5 माइक्रो। ठीक है, जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, या जरूरी भी नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो लिख लो, 5 लिख ले रहा हूँ, माइक्रोकूलम यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 10 है। क्यों लिख रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। चलिए अब जरा कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए अब पॉइंट ए पे, ठीक है, कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए। चलो तो देखो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सर लगेगा। इन दोनों का जो फोर्स आएगा बेटा इस तरफ आएगा, ये आ जाएगा एफ ए पे, किसकी वजह से, बी की वजह से, ये आ गया फोर्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरफ लगेगा, ये अट्रैक्टिव, दोनों एक दूसरे की तरफ ए और बी अट्रैक्ट होंगे। तो ये फोर्स ए पे लग रहा है, किसकी वजह से, सी की वजह से लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बेटा ये भी 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये एक लाइन बन रहा है ना, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन में है, ये पूरा एक ही लाइन है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा है, तो एक ये टोटल कितना होता है सम, 180 डिग्री। 180 में से 60 गया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ये इतना क्लियर अगर हो गया तो ये बताओ, ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा, एफ आर निकलेगा, बोलो हाँ। हाँ ठीक है, चलो पहले तो बोलो एफ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू एट ए क्यू एट बी अपॉन इन दोनों के बीच का स्क्वायर। अच्छा यहाँ साइड दे रखा है कितना, 0.1 मीटर बच गए है, 0.1 भी है, 0.1 का, ठीक है, के कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9। क्यू ए कितना है, 10 इंटू माइक्रोकूलम है, तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -6 कूलम, इसको लिख सकते हैं -5 × 10 की पावर -6 कूलम माइक्रो को। ठीक है, तो हमारा आ गया क्यू ए कितना है, 10 × 10 का पावर -6 इंटू क्यू बी कितना है, 5 × 10 की पावर -6 अपॉन 0.1 × 0.1। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा आपका आंसर हो जाएगा 45 न्यूटन। ठीक है, इसको कट पिट करके देख लेना, चाहो तो अभी कर बोलोगे तो कर देता हूँ। ये लो यहाँ पे 3 बचा, इससे ये निपट गया। ठीक है, -3 बचा, तो इस 0 से ये पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, अब 9 5 45 और ये पॉइंट इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा 45 न्यूटन के आसपास आ रहा है। ऐसे ही एफ ए सी निकाल लेते हैं, तो के क्यू ए क्यू सी की वजह से अपॉन 0.1 का वैल्यू रखते हैं। के है 9 × 10 का पावर 9 इंटू क्यू ए कितना है बेटा, 10 × 10 की पावर -6 सर, इंटू यही है ना भाई, कुछ अलग सा तो नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू क्यू सी कितना है, क्यू सी कितना है -5 माइनस में इंटू 10 की पावर -6 ऑन 0.1 इंटू 0. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 45 न्यूटन के आसपास आ जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में तो कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, हम जब फॉर्मूले फोर्स के फॉर्मूले में जो क्यू ए क्यू Q1 Q2 की जो वैल्यू रखते हैं ना,
क्योंकि हमको डायरेक्शन फोर्स वेक्टर के फॉर्म में तो दे ही दे रहा है ना। प्लस और माइनस साइन किस लिए लिखते हैं, प्लस और माइनस साइन बताता क्या है हमको, प्लस और साइन माइनस साइन हमको या तो इलेक्ट्रॉन है कि या प्रोटॉन है वो बताता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, उसके माइनस साइन से हमको उसके डायरेक्शन का या उसकी नेचर के हमको क्या लेने देना। कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में हम जो Q1 QA और QB की वैल्यू ना कभी माइनस में नहीं रखेंगे, हमेशा प्लस में रखेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, बस ये बताएगा, उससे हमको क्या लेना देना। इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले में हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला FR। ठीक है, FR रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, बताइए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, दोनों फोर्स FAB का होल स्क्वायर प्लस FAC का होल स्क्वायर प्लस 2 FAB FAC कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री 100। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 45 का होल स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है बेटा, -1/2। ठीक है, -1/। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, इसको ओपन कीजिए, ओपन करके सॉल्व करेंगे तो लगभग देखो आपका आंसर आ जाएगा 45 बाहर निकल जाएगा, 1 + 1 - 1। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका 45 न्यूटन के। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, स्क्वायर कर लो, थोड़ा सा मेहनत तुम भी कर लो, अब हम ही से करवाओगे। हाँ, 45 न्यूटन के आसपास हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा पॉइंट ए पे, पॉइंट बी और पॉइंट सी की वजह। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको कूलम्स लॉ का जो ये टॉपिक था समझ में आ गया, क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हो, टॉपिक आपको डेरिवेशन समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय।